देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सच में मोदी जी भारी पड़ रहे हैं, लेकिन क्या केवल ऑपोजिशन पर या फिर देश और हमारे देशवासियों पर? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो चलिए देखते हैं मोदी गवर्नमेंट या फिर एनडीए गवर्नमेंट ने 9 सालों में क्या किया और कैसा रहा उनका रिपोर्ट कार्ड। इसको डिटेल में समझते हैं, मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी रही हैं, उसका इफेक्ट कैसा रहा है इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पीएम मोदी आज भी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति, भले ही वे पूरी तरीके से सफल ना हो और अच्छे दिन भले ही ना आए हो, हालांकि इस पर ध्यान नहीं दिया गया है कि उनका शासन और उनके एजेंडे दोनों 2019 के बाद से उनका दूसरा कार्यकाल असफलताओं से भरा रहा है। हालांकि आप इस बात से भले ही सहमत ना हो, क्योंकि पीएम मोदी की छवि आज भी उतना ही प्रभावशाली रूप से कायम है और इसका कारण है बीजेपी सरकार का विज्ञापन। हाँ, आप जानकर के हैरान होंगे कि सरकार ने अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन पर करीब 4,880 करोड़ रुपए खर्च किए और ये आपको पता होगा कि ये पैसा टैक्स पेयर्स का ही है। प्रश्न ये है कि यदि बीजेपी सरकार वाकई में सक्षम है तो क्या इतना पैसा खर्च करके विज्ञापन करना जरूरी है? अगला मुद्दा है डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। इसे इतिहास में हमेशा घोर विफलता और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी तबाही के लिए जाना जाएगा। इसका नतीजा कुछ यूं हुआ है कि नोटबंदी के बाद भारत के जीडीपी ग्रोथ में तेजी से गिरावट आई और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा। नोटबंदी से एमएसएमई सेक्टर और छोटे बिजनेस पर भारी झटका पड़ा, जिससे 97% उद्योगों को भुगतना पड़ा और कई छोटे बिजनेस जिंदगी भर के लिए ठप हो गए। चलिए समझते हैं कि प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के बारे में। उज्ज्वला योजना कितना उजाला फैला है, इसको डिटेल में समझते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 1 साल में उज्ज्वला योजना के 90 लाख सब्सक्राइबर अपने सिलेंडर रिफिल नहीं कराए और 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर ने केवल एक ही बार रिफिल कराया। क्यों? क्योंकि उनका कहना है पैसा नहीं सिलेंडर के लिए, इसलिए लकड़ी और गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि मार्च 2014 में एलपीजी रिफिलिंग की कीमत 410 रुपए थी, जो अब बढ़कर के 1200 रुपए हो गई। ऊपर से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण गैस की कीमतों में और वृद्धि होना स्पष्ट है और बीजेपी सरकार ने इस बढ़ती गैस कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई हल नहीं निकाला है। अब चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि PMAY विफल रही है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि ये योजना लोगों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को कुछ राशि स्वीकृत करता है। अब ये राशि सही लाभार्थी तक पहुंचता है या नहीं, ये निर्भर करता है स्थानीय इलाके के राजनीति पर। अक्सर देखा गया है कि पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरणा ग्राम पंचायत और नगर पालिका एक योजना को सही लाभार्थी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। 2016 में लॉन्च हुई इस योजना में इसकी सुविधा प्लेन इलाके में 1.2 लाख रुपीस और पहाड़ी इलाके में 1.3 लाख रुपीस का प्रावधान था, लेकिन इस योजना में महंगाई के बारे में सोचा नहीं गया। अब महंगाई की वजह से राशि काफी कम है और इस कारण ज्यादातर घर असंपूर्ण रहते हैं। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण विकास द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद कुल 4,27,975 भूमिहीन लाभार्थियों में से 2,79,321 यानी कि 65.26% को अभी तक जमीन प्रदान नहीं किया गया है। इससे कि इस योजना का पूर्ण सफलता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अब आते हैं फार्मर बिल 2020 पर। आखिर नए कृषि कानूनों पर किसान क्यों कर रहे हैं विरोध और क्यों प्रधानमंत्री को कानून वापस लेना पड़ा? हर बदलाव को सुधार नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही भाजपा सरकार ने 2020 में लाई कुछ कृषि कानून, जिससे सरकार का कहना है कि वह किसानों को उपज बेचने के लिए विकल्प को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन किसान इस कानून के जरिए अब APMC मंडियों के बाहर भी अपना उपज ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे, निजी खतरों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने कानून के जरिए APMC मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिए एक बड़े कारपोरेट को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज को
खरीद और बेच सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि किसान को समझ में आ गया यही खुली छूट आने वाले वक्त में एपीएमसी मंडियों को समाप्त कर देगी। एपीएमसी के बाहर नए बाजार पर पाबंदी नहीं और न ही कोई निगरानी। सरकार को अब बाजार में कारोबारियों के लेन देन, कीमत और खरीद की मात्रा की जानकारी नहीं, मतलब कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कृषि सुधार के नाम पर किसानों को निजी बाजार के हवाले कर रही है। हाल ही में देश के बड़े पूंजीपतियों ने रिटेल ट्रेड में आने के लिए कंपनियों का अधिग्रहण किया है। सबको पता है पूंजी से भरे ये लोग एक समांतरण मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे। बची हुई मंडियां इनके प्रभाव के आगे खत्म हो जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे मजबूत निजी टेलीकॉम कंपनियों के आगे बीएसएनएल खत्म हो गया। इसके साथ ही एपीएमसी मंडियों की पूरी व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देश भर में किसानों ने फार्मर बिल का कठोर विरोध किया और आखिरकार पीएम मोदी को नए कानून को वापस लेना पड़ा। आखिरकार बीजेपी सरकार को क्यों एनआरसी को स्थगित करना पड़ा, चलिए समझते हैं। एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एक्ट के फाइनल ड्राफ्ट में कई तरह की खामियां पाई गई। उदाहरण स्वरूप एक जुड़वा के मामले में एक बच्चे का नाम लिस्ट में है लेकिन दूसरे का नहीं, जबकि उसकी मां का नाम सूची में है। एनआरसी को लागू करने से कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है, न सिर्फ असम में बल्कि पूरे देश में। सूची से बाहर रहने वाले ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर ये भावना आएगी कि केंद्र और असम में बीजेपी सरकार उनके साथ अत्याचार कर रही है। ऐसी स्थितियों में ये प्रचलित हो रहा था कि भाजपा सरकार बांटने की राजनीति कर रही है और असम के एनआरसी से देश में गृह युद्ध की स्थिति छा सकती। आखिरकार क्या हुआ सीए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के साथ 2019 के दिसंबर में पास हुई ये सीए बिल भी भारी पड़ा बीजेपी सरकार। जब से नागरिक संशोधन अधिनियम सामने आया है तब से विवाद हो रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसको लेकर के एक याचिका डाली गई। हालांकि पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। नागरिक संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बनाया गया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी जैसे कि हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियमों को आसान बनाया गया, लेकिन इस संशोधन में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसी को आधार बनाकर विरोध किया। पार्टियों का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस एक्ट में सुधार लाने के लिए कहा और आखिरकार एक कानून अभी भी लागू नहीं किया जा सका। मोदी सरकार जिसे जनता ने भारी बहुमत दी और ये ऐतिहासिक जनादेश जिससे उनके पास व्यापक सुधार करने का एक अवसर था, लेकिन इसके बजाय बीजेपी सरकार एक विवादित और विधायक स्थानीय सरकार बन के रह गई। बीजेपी सरकार में सिर्फ एक ही नेता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी। हर कार्य के लिए केवल प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा यूज किया जाता है। क्या आपको लगता है मोदी गवर्नमेंट ने सही में कुछ कार्य किया है? और आपके अनुसार आप 1 to 10 में मोदी सरकार को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? और अपनी रेटिंग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप मोदी गवर्नमेंट के किस किस कार्य से खुश हैं और मोदी गवर्नमेंट के किस कार्य से आप खुश नहीं? जय हिंद।